आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के एमएलसी और पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने आज कहा कि वह बीआरएस के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में विलय के विचार का विरोध करती हैं। उन्होंने बीआरएस नेतृत्व से अपराधी की पहचान करने का आग्रह किया, जिसने उनके पिता को लिखा पत्र लीक किया था, जिसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे। एमएलसी की कविता ने साजिश की आशंका जताते हुए कहा, मेरा मानना है कि यह मुझ पर हमला है जो संभवतः पार्टी के भीतर से कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी निष्ठा केसीआर के साथ मजबूती से बनी हुई है और वह उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस मेरी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केसीआर एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 अप्रैल को हनमकोंडा जिले के एलकाथुरली में बीआरएस की रजत जयंती सार्वजनिक बैठक के बाद कविता द्वारा केसीआर को लिखे गए एक पत्र में कविता ने राव के भाषण का मूल्यांकन किया और व्यक्त किया कि पार्टी कैडर और नेता बैठक और सामान्य रूप से पार्टी की स्थिति के बारे में क्या सोच रहे थे। गुरुवार 22 मई को अमेरिका दौरे पर होने के दौरान मीडिया में लीक हुए 6 पन्नों के पत्र में उन्होंने कहा कि केसीआर को सार्वजनिक बैठक में अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर अधिक निशाना बनाना चाहिए था। पत्र में लिखा है कि हो सकता है कि मुझे जो पीड़ा झेलनी पड़ी उसके कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए बीजेपी के खिलाफ बोला, इसलिए कैडर को लगने लगा कि भविष्य में बीआरएस का बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। आपको बीजेपी पर और अधिक निशाना बनाना चाहिए था। वह इस पत्र के लीक होने के बाद से ऐसा आशंका लगाया जा रहा था कि कविता अपने पार्टी से नाराज हैं और उनको मनाने के लिए चंद्रशेखर राव पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले समूह 1 के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी के 27 लाख सदस्य सऊदी अरब साम्राज्य में रहते हैं और काम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने जिनसे भी मुलाकात की, हमने उन्हें बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारतीय नागरिकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान को FATF ग्रे सूची में वापस लाया जाना चाहिए। सऊदी अरब साम्राज्य FATF का सदस्य है। उन्होंने 2018 में हमारी मदद की, इसलिए एक अच्छी बैठक थी। उनकी भी कुछ चिंताएं थीं। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए, और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता है। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं, और हमने इनको यही बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कुछ उनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का, और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच हैदराबाद के धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन करेगा। यह विरोध प्रदर्शन वक्फ बचाओ अभियान के तहत आयोजित किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान में कहा कि वक्फ की रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है और संविधान की रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। वही बयान में आगे कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम असंवैधानिक और न्यायपूर्ण है। न्याय की मांग करने वाले सभी भारतीय मुसलमान और साथी नागरिक इसका विरोध करते हैं और इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, उसके मद्देनजर थोड़े समय के लिए विराम के बाद पूरे भारत में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। प्रदर्शनों की ताज़ा लहर 18 मई को तेलंगाना के वारंगल ज़िले में शुरू हुई, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ अभियान के तहत आंदोलन फिर से शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की। तेनाली में पुलिस द्वारा 3 युवकों की पिटाई के वायरल वीडियो पर वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव एसवी सतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तेनाली में जो घटना हुई वो बहुत चौंकाने वाली है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पुलिस ने सार्वजनिक सड़क पर 2 दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की पिटाई की। यह कुछ ऐसा है जिसे यह देश माफ नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है और एन चंद्रबाबू नायडू का नेतृत्व है, यह बहुत स्पष्ट है कि वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वे चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से आम लोगों को संदेश देता है कि जो भी उनकी बात नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस घटना में शामिल इन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करके जेल भेजे। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो डेलीगेशन गया उसमें पार्टी प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को किस तरह धोया है। पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक निजी टीवी चैनल के डिबेट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि विदेश में जाकर असदुद्दीन अवैसी पाकिस्तान की तगड़ी धुलाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। वारिस पठान ने आगे कहा कि असदुद्दीन अवैसी ने कुवैत में जाकर पाकिस्तान को खूब धोया है और उन्हें यह बता दिया है कि पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड मार्शल है असीम मुनीर, वह एक तस्वीर दिखा रहा है जो चीन के साथ 2019 की है। अरे उन्हें कोई बताए कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ देश है, एक तो दूसरों के पैसों पर पलने वाला भिखमंगा देश है और हमारे ऊपर आंख उठा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें यह जवाब मिलना ही था जो उन्होंने दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज आग्रह किया कि दक्षिण कन्नड़ जिले में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहना चाहिए और नफरत खत्म होनी चाहिए। 27 मई को बंटवाल में एक युवक की हत्या के बाद तटीय जिले में तनाव व्याप्त है। जिले में 30 मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज कांग्रेस MLC BK हरिप्रसाद के आवास का दौरा किया और दक्षिण कन्नड़ जिले की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सिद्धरामैया ने हरिप्रसाद के घर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने मंगलुरु में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उस क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें वहाँ सद्भाव लाना चाहिए, इसलिए हमने इस पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हरिप्रसाद से मंगलुरु आने को कहा है। दक्षिण कन्नड़ में बदला लेने के लिए की गई हत्याओं पर टिप्पणी करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, हम इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, केवल कानून ही सब कुछ से ऊपर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि वे इस पर चर्चा करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि वे राज्य में बारिश की स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को जिला उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मंत्री और सचिव भी शामिल होंगे। पुलिस ने रहीम नामक युवक की हत्या के मुख्य संदिग्ध दीपक और सुमित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या 1 मई को हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या के तुरंत बाद की गई है। मंगलुरु हत्याकांड पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता DV सदानंद गौड़ ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में भी कुछ सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं। एक समुदाय को पूरा समर्थन दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें उकसाया जा रहा है ताकि वे जो चाहे कर सके। मंत्री दिनेश गुड्डू राव को एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार करने की ज़रूरत है। उन्हें लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं भड़काना चाहिए।
कर्नाटक के मंगलुरु हत्याकांड पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि दिनेश गुंडू राव एक मंत्री हैं, बिना किसी जांच के बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाना गलत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कैबिनेट में शामिल हजारों सांप्रदायिक गुंडों के खिलाफ मामले वापस ले लिए। आपने ऐसा क्यों किया? क्या वह सांप्रदायिक ताकतों की मदद के लिए था? फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंक्वायरी बीजेपी के ऊपर आरोप करना अच्छा नहीं होता है। उनको कहना चाहता हूं, आप लोग हजारों लोगों को, क्रिमिनल गुंडाओं को केस वापस लिया है ना कैबिनेट में, किसकी वजह से लिया है? क्रिमिनल फोर्स को मदद करने के लिए लिया है क्या? वो लोग क्या किया आपको मालूम नहीं है क्या? पुलिस स्टेशन को जला दिया, पुलिस के ऊपर हमला किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया, ऐसा केस वापस लिया। आप बीजेपी के ऊपर आरोप करता है। आप ही क्रिमिनल के जैसे आपका पार्टी काम कर रहा है, क्रिमिनल को मदद कर रहा है। क्रिमिनल और क्रिमिनल पॉलिटिक्स छोड़ दो, सब ठीक हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का क्रिमिनल और क्रिमिनल पॉलिटिक्स के वजह से क्रिमिनल क्लास कंटिन्यू मंगलुरु में, केवल मंगलुरु में नहीं, नागमंगल में क्या हुआ? तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। डीएमके के प्रमुख सीएम स्टालिन ने कल यानी बुधवार को राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। डीएमके अपने कोटे की 4 सीटों में से 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम को दी है, जिससे कमल हासन का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 में एआईएडीएमके को सियासी मात देकर एमके स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने और अब वह 5 साल के बाद दोबारा से सत्ता में वापसी की कवायद में है। ऐसे में स्टालिन कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को बनाए रखते हुए सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई है। वही पार्टी ने कमल हासन की एमएनएम के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखने का दांव चला है और उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उनके जरिए सियासी संदेश देने की भी कवायद की है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यसभा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील पी विल्सन को दोबारा से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एक आर शिवलिंगम और तमिल लेखिका रुकैया मलिक उर्फ सलमा को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल हासन के साथ किए गए वादे को एमके स्टालिन ने पूरा करते हुए राज्यसभा की सीट दे दी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।